नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है चंद्रकांता संतति भाग 2, बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए तो देखते हैं इसके रिव्यू में क्या है। चंद्रकांता संतति चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह के बच्चों की कहानी है। साथ में चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह के अय्यार और अय्यारों के बच्चों की भी। हर एक राजकुमार और राजकुमारी के पास एक न एक अय्यार जरूर होता था। वैसे ही चंद्रकांता के बेटे इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के पास भी एक एक अय्यार जरूर है। इंद्रजीत सिंह के अय्यार का नाम भैरव सिंह है, जो तेज सिंह और चपला के बेटे हैं। तो आनंद सिंह के अय्यार का नाम तारा सिंह है, जो देवी सिंह और चंपा के बेटे हैं। चंपा और चपला चंद्रकांता की अय्यारा थी, वही तेज सिंह और देवी सिंह वीरेंद्र सिंह के अय्यार है। यह कहानी नई पीढ़ी की है। पहले की पीढ़ी के लोग भी इस भाग में शामिल है, पर चंद्रकांता प्राय नदारद ही है। वीरेंद्र सिंह ने चुनारगढ़ जीत लिया है और अब सब लोग यही रहते हैं, इसीलिए घटने वाली बहुत सी घटनाएं यहीं पर घटती है। प्रस्तुत उपन्यास में राजकुमार और राजकुमारी है तो प्रेम कहानी भी होगी, तो वह भी यहाँ है। लेकिन इन प्रेम कहानियों में कहीं भी फुहड़पना नहीं है, बल्कि गरिमा है। अय्यारों की चपलता, फुर्ती और चालाकी के दर्शन होते हैं तो राजकुमारों की बहादुरी भी दिखाई देती है। तिलिस्म तोड़ने की जद्दोजहद है तो रहस्य से भरी मुश्किलों को पार करना भी है। नए किरदार जुड़ते जाते हैं तो साथ में उनकी कहानी भी पता चलते जाती है। इसलिए किताब छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। किताब पन्ना दर पन्ना नए रहस्य खोलते जाती है। ऐसे रहस्य और रोमांच से भरी तिलिस्मी दुनिया में ले जाने वाली किताब के लेखक है बाबू देवकीनंदन खत्री। प्रकाशक है फिंगरप्रिंट पब्लिकेशन। पृष्ठ संख्या है 288। उपलब्ध है अमेज़न और किंडल पर। आइए अब देखते हैं इस किताब का सारांश। धनपत की लगाई हुई चिता पर से किशोरी को अग्निदत्त बचा लेता है। अब अग्निदत्त के किशोरी को लेकर क्या इरादे हैं, यह आपको चंद्रकांता संतति पार्ट 1 में पता चल जाएगा। अग्निदत्त वीरेंद्र सिंह के सिपाहियों के हाथों से छूट जाता है और रोहतासगढ़ के आसपास मंडराने लगता है। इसी से वह किशोरी को बचा पाता है। वह किशोरी को एक गुफा में ले जाकर रखता है। जैसा कि आप जानते हैं, लेखक की किताबों में गुफाओं, कंदराओं और खोह इन सब का बहुतायत में वर्णन है, क्योंकि लेखक को जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और खंडरों में घूमना अच्छा लगता था और इन्हीं सारी चीज़ों के वर्णनों को उन्होंने अपने कहानियों में इस्तेमाल किया है। दूसरे बयान में यहाँ बताया गया है कि कुमार इंद्रजीत सिंह तालाब वाले तिलिस्मी मकान में है। इस मकान की मालकिन कमलिनी है। पहले कुमार उसे अपना दुश्मन समझते थे, लेकिन उसकी बातों और हरकतों से पता चलता है कि वह उनकी मददगार है। उसने अपनी तारा नाम की अय्यारा को किशोरी का पता लगाने के लिए भेजा है। कुमार ने कमलिनी से लाली और कुंदन का भेद भी पूछा। यह दोनों तो आपको याद ही होगी। यह किशोरी के साथ रोहतासगढ़ में थी। कमलिनी उनकी मददगार है, इसका विश्वास जब कुंवर को होता है तब वह कई दिनों तक कमलिनी का मेहमान बनकर रहते हैं। वह इन दिनों में उस तिलिस्मी मकान का राज भी जान जाते हैं। कमलिनी के सिपाही माधवी को गिरफ्तार करके उसी तिलिस्मी मकान में लेकर आते हैं। कमलिनी को यह भी पता चलता है कि रोहतासगढ़ का तहखाना तिलिस्मी है और अब उस पर वीरेंद्र सिंह के अय्यारों का राज है। कमलिनी को उसके सिपाहियों से यह भी पता चलता है कि रोहतासगढ़ के तहखाने में जाने का एक रास्ता वहां के कब्रिस्तान से होकर भी जाता है, जहां उसके सिपाहियों को धनपति के 3 लोग दिखे थे, जिनमें से 2 आदमी और एक महिला थी जिसका नाम चमेली था। उसी तहखाने में एक खून हुआ जिसे शायद चमेली ने किया और इल्जाम माधवी की अय्यारा तिलोत्तमा पर लगाया। वह भी इसी तहखाने से बाहर निकली थी, जिसे वीरेंद्र सिंह के अय्यार पंडित बद्रीनाथ ने गिरफ्तार कर लिया था। इसी तहखाने में माधवी भी थी। अब कमलिनी, तारा और कुंवर इंद्रजीत सिंह को लेकर किशोरी को बचाने के लिए वहां से चल पड़े। तभी देवी सिंह अय्यार शेर सिंह को रोहतासगढ़ से साथ में लेकर कुंवर इंद्रजीत सिंह को छुड़ाने के लिए तालाब वाले मकान पर पहुंचे। वहीं इन दोनों की मुलाकात कमलिनी, तारा और इंद्रजीत सिंह से हुई। साथ में आते वक्त यह दोनों लाली और कुंदन का असली हाल जानने के लिए दिमाग भी लड़ाते रहे। यह पांचों मिलकर उस जगह पहुंचे जहां धनपति ने किशोरी को जलाने की कोशिश की थी। वहां से वह अग्निदत्त के ठिकाने पर पहुंचे, जहां उन्होंने अग्निदत्त को मरा हुआ पाया। वहां से एक चिट्ठी के सहारे वह पांचों एक मकान में पहुंचे, जहाँ की छत से सब लोग छलांग मारकर उस मकान में कूद गए, सिर्फ कमलिनी और तारा को छोड़कर। इधर रोहतासगढ़ में महाराज दिग्विजय सिंह ने महाराज वीरेंद्र सिंह के साथ धोखा किया। एक साधु बाबा के कहने पर वीरेंद्र सिंह और उनके साथियों को कैद कर लिया गया, लेकिन सिर्फ आधे साथियों को, क्योंकि
वीरेंद्र सिंह की आधी सेना किले के नीचे थी, जिसमें 2 सेनापति थे। महाराज सुरेंद्र सिंह और जीत सिंह के इशारे पर वीरेंद्र सिंह और उनके अय्यारों को छुड़ाने की कोशिशें जारी होती है। कमला किशोरी की अय्यारा है। कमला ने रोहतासगढ़ में 2 औरतों को देखा जिनका नाम गौहर और गिल्लन है। इन्हें एक आदमी मिला जिसे देखकर यह दोनों बहुत डर गई। इसी आदमी को देखकर कमला भी डर गई थी। यही आदमी उसके चाचा शेर सिंह से मिलने भी आया था और यही आदमी भूतनाथ था। इस पात्र पर भी लेखक ने 2 भागों की किताबें लिखी है। उनका भी रिव्यू और सारांश हम जल्दी लेकर आएंगे। गौहर आनंद सिंह से बदला लेना चाहती है क्योंकि आनंद सिंह ने उसके प्यार को ठुकरा दिया। यह वही लड़की है जिसने आनंद सिंह को अगवा कर अपने गुप्त स्थान पर रखा था। कमला उस कब्रिस्तान में पहुंच जाती है जहां से रोहतासगढ़ के तहखाने में जाने के लिए रास्ता है। वही उसके सामने राक्षसी जैसी महिला आती है जिसके हाथ में बिजली जैसा करंट पैदा करने वाली कोई चीज़ है। इस औरत को देखकर कमला डर जाती है। उसे बचाने के लिए भैरव सिंह बीच में ही कूद पड़ते हैं क्योंकि वे उससे प्रेम करते हैं। वह राक्षसी जैसी महिला कमला भैरव सिंह, रामनारायण, चुन्नीलाल को बेहोश करके राजमहल के पीछे रख देती है। कामिनी जो कि दीवान अग्निदत्त की बेटी थी, उसे कमला के चाचा शेर सिंह ने अपने एक मित्र के घर रखा, लेकिन उनके मित्र का बेटा कामिनी को प्रेम करने लगा। इससे डर कामिनी वहां से भाग गई क्योंकि वह कुंवर आनंद सिंह से प्रेम करती थी। भागकर वह उसी जगह गई जहां कमला के चाचा शेर सिंह रहा करते थे। उसको लगा कि यह एक आमसी जगह है और यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन वह गलत थी। जब उसने किशोरी को वहां कैद पाया और बाकी सिपाहियों की वजह से 3 दिन तक खुद को बे कोठरी में कैद कर रखा। जिन सिपाहियों की वजह से कामिनी कोठरी में कैद रहती है, उन सिपाहियों को 2 साधुओं ने मारकर भगाया और उनके संदूक पर कब्जा कर लिया। दरअसल यह दोनों भैरव सिंह और तारा सिंह थे। यह दोनों ने उस संदूक में कुंवर इंद्रजीत सिंह की लाश देखी, जबकि वह बेहोश थे, न कि मरे हुए। पर इन दोनों ने उन्हें मरा हुआ समझकर विलाप करना शुरू कर दिया। इनका विलाप सुन कामिनी कोठरी से बाहर आई। तब तक और सिपाहियों के साथ एक साधु बाबा भी इस मकान की तरफ आए। दरअसल यह मकान तिलिस में था जिसकी मालकिन साधु बाबा की मालकिन महारानी माया रानी थी। यह वही साधु बाबा था जिसने रोहतासगढ़ के महाराज दिग्विजय सिंह को महाराज वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने के लिए कहा था। यह साधु बाबा इस तिलिस्म को अच्छे से जानता था, इसलिए फिर उसने इस तिलिस्म का मुख्य दरवाजा ही बंद कर दिया ताकि अंदर फंसे लोग बाहर न आ सके। यह सब काम करने के बाद वह तारा सिंह द्वारा फैलाए हुए बेहोशी के धुएं से बेहोश हो गया और वीरेंद्र सिंह के सिपाहियों के हाथों गिरफ्तार हो गया, क्योंकि तब तक वीरेंद्र सिंह कमला के मार्गदर्शन में अपनी सेना के साथ वहां पहुंच चुके थे। उन लोगों ने तिलिस्म में फंसे लोगों को निकालने के लिए कई तरह के उपाय किए, लेकिन कामयाब न हो सके। इतने में ही उन्हें शिवदत्त और उसके सैनिकों ने आकर घेर लिया, लेकिन एक अय्यार ने जो खुद को रूहा बुलाता था, शिवदत्त को अपने कब्जे में कर लिया। राक्षसी जैसे दिखने वाली इस औरत ने तिलिस्म का दरवाजा सिर्फ 1 घंटे के लिए खोल दिया। अब आप भी पढ़कर यह जानिए कि क्या वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह और बाकी अय्यार इस 1 घंटे में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह, आनंद सिंह, कमला और तारा सिंह भी इस तिलिस्म में उतरे, लेकिन तेज सिंह और महाराज को छोड़कर सब गायब हो गए। वीरेंद्र सिंह रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए तो तेज सिंह अपने तफ्तीश के लिए अलग चले गए। गौहर के पीछे पीछे भूतनाथ भी रोहतासगढ़ चला गया। भूतनाथ भी खतरनाक अय्यार है, इसमें कोई शक नहीं कि उसने तहखाने से महाराज और उनके अय्यारों को छुड़ाया होगा। वीरेंद्र सिंह के अय्यारों ने रोहतासगढ़ में घुसकर इतना उधम मचाया कि रोहतासगढ़ ही तबाह हो गया और रोहतासगढ़ के महाराज ने आत्महत्या कर ली। कमलिनी ने भूतनाथ और नानक को शपथ खाकर अपना भाई मान लिया। नानक का जिक्र चंद्रकांता संतति भाग 1 में आ चुका है। उसने इन दोनों को अपने स्पेशल तिलिस्मी खंजर भी दिए। इसी घटना के बाद मनोरमा नाम की औरत भूतनाथ को कमलिनी की हत्या के लिए उकसाती है, पर प्रॉब्लम यह है कि भूतनाथ इस महिला की बात को टाल भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास भूतनाथ के हाथ के लिखे कुछ ऐसे दस्तावेज है जिससे भूतनाथ की बहुत बदनामी हो सकती है। भूतनाथ मनोरमा को बेहोशी की हालत में कमलिनी के पास ले जाता है। इस समय कमलिनी काली कलूटी राक्षसिनी के भेष में है और तारा कमलिनी के भेष में, इसीलिए कमलिनी मनोरमा का भेष जानने में कामयाब हो जाती है। वह बदले हुए भेष में ही मनोरमा के घर गया में आ जाती है। वहीं उसे एक आदमी के पास बेहोश कमला मिलती है। कमलिनी मनोरमा की सहेली नागर के पास जाती है और ऐसा जाल फैलाती है कि नागर मनोरमा को बचाने के लिए कमलिनी के बताई हुई जगह पर चली जाती है। नागर के घर में कमलिनी को बहुत सी अद्भुत बातें पता चलती है। नागर को भूतनाथ रास्ते में ही गिरफ्तार करता है ताकि वह उससे वह कागज ले सके जो उसके बदनामी का सबब बन सकते हैं। माया रानी जमाने की माया रानी है। तेज सिंह अपनी अय्यारी से बिहार सिंह की शक्ल बनाकर माया रानी के गुप्त सुरंग का हाल पता कर लेते हैं। वह इसी तहखाने में तारा सिंह को पाते हैं, लेकिन अफसोस
असली बिहारी सिंह के आ जाने से पकड़े जाते हैं और गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। नागर माया रानी के लिए काम करती है। नागर और भूतनाथ का पति पत्नी जैसा संबंध है, इसलिए नागर के कहने पर भूतनाथ कमलिनी और उससे जुड़े लोगों को धोखा देने के लिए तैयार हो जाता है। कमलिनी से जुड़े लोगों में शामिल है माया रानी का पति गोपाल सिंह, माया रानी की सबसे छोटी बहन लाडली। कमलिनी भी माया रानी की ही छोटी बहन है, लेकिन माया रानी बुराई के साथ है और कमलिनी अच्छाई के साथ। अब चूंकि किशोरी और कामिनी नागर के कब्जे में है, तो उनको छुड़ाने के लिए गोपाल सिंह के साथ भैरव सिंह और देवी सिंह आते हैं, वह भी भूतनाथ पर विश्वास करके। अब देखना यह है कि क्या भूतनाथ इन लोगों का साथ देगा या उनके साथ दगा करेगा। माया रानी के राज्य जमानिया में एक तिलिस्म है जो कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के नाम पर बंधा है। अब इस तिलिस्म का टूटना तय है क्योंकि इन दोनों का जन्म हो चुका है, लेकिन माया रानी यह नहीं चाहती कि यह तिलिस्म टूटे, क्योंकि तिलिस्म में छुपी अनगिनत दौलत और नायाब चीज़ों की बदौलत ही वह एक ताकतवर रानी में गिनी जाती है, जिसको न करने की हिम्मत चाहकर भी कोई नहीं कर सकता। अगर यह तिलिस्म टूट जाता है तो उसकी यह ताकत भी जाती रहेगी, इसलिए उसने यह सब जाल फैलाया। देखना है कि इस लड़ाई में माया रानी जीतती है कि कमलिनी। इसके आगे की कहानी चंद्रकांता संतति पार्ट 3 में दी गई है, इसलिए हमारे आने वाले ब्लॉग ज़रूर पढ़ें। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं और एक नई किताब के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।